हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल में हम देखेंगे, हालांकि ये भूगोल की क्लास नहीं है, लेकिन बिहार भूगोल प्लेलिस्ट में ही इसको डाला जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्पेशल भूगोल। हालांकि बिहार में जो हमारा पंचायती राज है, जो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताता है, यानी कि आपको पता है कि सबसे निचला स्तर जो है, कहने का मतलब कि अगर स्थानीय स्वशासन के हिसाब से देखा जाए, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ का शासन व्यवस्था, यानी कि वहाँ पर भी शासन यानी कि प्रशासन के द्वारा जो शासन किया जाएगा उसका व्यवस्था कैसा है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत बोला जाता है। और यह शासन व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर है ग्राम पंचायत व्यवस्था, जो है ग्राम पंचायत गठन प्रणाली। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा शासन प्रणाली है, जैसे कि हमारे केंद्र में, राज्य में, शहरों में अलग अलग है ना, तो केंद्र का प्रशासन अलग है, राज्य का प्रशासन अलग है, उसी तरीके से हमारा यह ग्राम का प्रशासन है। इसी ग्राम के प्रशासन को हम लोग स्थानीय स्वशासन प्रशासन के नाम से जानते हैं, या फिर स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। स्वशासन का मतलब हो गया कि निम्न स्तर, यानी कि ग्राम स्तर पर जो शासन चलने की प्रणाली है, उसी को हम लोग पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यह जो पंचायती राज का जो व्यवस्था है, यानी कि निम्न स्तर का जो शासन प्रणाली है, यह कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, हमारा संविधान के भाग 4 में एक दिया हुआ है आपका, क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में किसका चर्चा है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं? राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब हो गया कि राज्य जो है, राज्य कहने का मतलब राज्य की सरकार, राज्य जो है आपको कुछ अधिकार देता है, जो अपने राज्य के जो क्षेत्र हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कुछ बदलाव या फिर वहाँ के शासन में कुछ अलग तरीके से कार्य करने की प्रणाली है, वैसा अधिकार जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब राज्य चाहेगी तो उन चीज़ों को लागू कर सकती है, राज्य नहीं चाहेगी तो उन चीज़ों को लागू नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है का मतलब यह होता है कि राज्य सरकारें इस नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान में वो कम या ज़्यादा, यानी कि कम और बेसी कर सकती है। किसी अधिकार को कम कर सकती है, किसी अधिकार को ज़्यादा कर सकती है। तो उस मामला को लेकर के कम और बेसी होने के पर्पस से अगर हमें आपत्ति होती है, यानी कि जनता को आपत्ति होगी, तो उस व्यवस्था को लेकर के वो न्यायालय में जाकर के अपील नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये भाग 4 लिखा गया संविधान में, वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जस्ट इसके पहले भाग 3 में जाइएगा, तो जो हम लोग को पढ़ना है वो पूर्णतः न्यायालय में परिवर्तनीय है, उसके लिए रीट जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट में है, जो 32 के तहत आप जाकर के अपने जो संविधान का आपका मिला है अधिकार, उसको, उसके खिलाफ अगर कोई हनन करता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी आपके अधिकारों में कमी और बेसी होती है, यानी कि ज़्यादा और कम होता है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ नहीं कर सकते। तो इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 40। यह अनुच्छेद 40 आपको अधिकार देता है कि आप अपने राज्य में किसका गठन कर सकते हैं? ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं, या फिर इसी को साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन। क्या लिखा है? स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था
वहाँ की राज्य सरकार, जिस भी राज्य की राज्य सरकारें होंगी वो अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कर सकती है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? निम्न स्तर का शासन प्रणाली, निम्न स्तर का शासन प्रणाली, ठीक है। ये क्या हो गया? निम्न स्तर का शासन प्रणाली, यानी निम्न स्तर का सबसे निचला जो शासन प्रणाली होता है वो ग्राम स्तर का होता है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि ये प्रावधान कहाँ पे दिया गया है। राज्य चाहेगी तो अपने यहाँ इस तरीके की व्यवस्था ग्राम पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कर सकती है। राज्य नहीं चाहेगी तो इसका व्यवस्था नहीं कर सकती। इसके लिए हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो इसी अनुच्छेद के हिसाब से, यानी कि इस नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं, इसी प्रावधान के आधार पे जो है आपका एक संविधान संशोधन हुआ था। वो था आपका कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1992 में। उस समय जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव। उनके समय में यह एक संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत यह अधिकार मिला कि आप जो है ये जो चीज़ें जो अनुच्छेद 40 में दी गई है उन चीज़ों को आप लागू कर सकते हैं। यानी कि इसके तहत जो है यह ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान मिला था। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान मिला। अब जो भी सरकारें चाहेंगी अपने क्षेत्र में कर सकती हैं, चाहे वो जिस भी राज्य की सरकारें हो, वो अपना ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है अपने ग्राम में। वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया 73वां संविधान संशोधन के तहत। और ये पहले से भी आपको दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य चाहेगी तो कर सकती है। उसको और बलशाली बनाने के लिए 73वां संविधान आ गया संशोधन, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए इसके तहत जो है जो हमारा ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ उसमें हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कौन सा गठन का प्रणाली आया, यानी कि हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत गठन की जो प्रणाली बनी वो किस स्तर की बनी? वो बनी त्रिस्तरीय। कौन सी? त्रिस्तरीय गठन प्रणाली। यानी कि इसके तहत 3 चीज़ों को मुख्य बिंदु बना करके इस संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो आया था उसको लागू करने का जो प्रक्रिया, यानी कि ये पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार रही होगी, ये सरकार अपना जो भी व्यवस्था तैयार की उसमें इन्होंने देखा कि इसको 3 तरीके से इसको हम लोग लागू कर सकते हैं, जिसमें कि सभी प्रावधानों को देखते हुए और उसको किसी भी प्रकार के वहाँ पे अनुचित कार्य न हो पाए उसको देखते हुए वो लोग 3 स्तर के मॉडल लाए और तीनों स्तर को जो है एडॉप्ट किया गया, उसको ले लिया गया और वही चीज़ आज लागू है। तो वो 3 स्तरीय जो मॉडल है वो क्या क्या है? पहला क्या है? पहला है आपका ग्राम पंचायत। पहला है ग्राम पंचायत। दूसरा पहला पंचायत समिति। दूसरा क्या है? पंचायत समिति। तीसरा क्या है? जिला परिषद। अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत है ये सबसे निम्न है। कौन सा है? निम्न स्तर है। इसके नीचे कोई शासन का व्यवस्था, प्रशासन का व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर आता है 2 नंबर पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पे बनाया गया है। कहाँ पे? यह ब्लॉक लेवल पे बनाया गया है। और जिला जो परिषद है, यह जो स्थानीय स्वशासन का प्रणाली है, यानी कि त्रिस्तरीय का तीसरा जो मॉडल है, यह जो है कहाँ पे लागू है? यह नगर में, यानी कि यह शहर में, यह नगर में लागू है। यानी कि इससे है नगर पालिका बोल सकते हैं। नगर पालिका में यह चीज़ें लागू हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब कि ये जो जिला परिषद जो है ये भी ग्राम पंचायत का ही भाग है, लेकिन एक और व्यवस्था किया गया, इसको अलग कर देते हैं। ये अलग है जिला परिषद, ये अलग है, ये नगर पालिका वाली चीज़ अलग है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि त्रिस्तरीय जो मॉडल तैयार किया गया उसमें ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति थी और जिला परिषद था। पहला देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत है, यह ग्राम पंचायत को मुख्यतः दो बिंदु हैं इसके जो मेन मुख्य हैं, जो ग्राम पंचायत को हैंडल करते हैं, कैरी करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। एक है आपका ग्राम पंचायत में, पहला हो गया ग्राम कचहरी है, क्या है, ग्राम कचहरी है, और एक है ग्राम सभा है। पहले ग्राम सभा की बात कर लेते हैं, ग्राम सभा, और एक है ग्राम कचहरी। अब देखिए ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का जो हेड होता है वह होता है मुखिया। वो कौन होता है, मुखिया होता है। और मुखिया का जो चुनाव होता है वो गांव में डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता के द्वारा होता है, ठीक है। और मुखिया के अलावा एक उप मुखिया भी होता है जिसका चुनाव आपका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसा होता है, जिसमें कि जनता के द्वारा जो चुना गया प्रत्याशी होता है वो प्रत्याशी पुनः जाकर के जब किसी और व्यक्ति के चुनाव में भाग लेगा उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राम सभा की, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ए को लेते हैं ग्राम सभा, तो इसका जो हेड होता है ग्राम सभा का वो कौन होता है, मुखिया होता है, ठीक है। मुखिया का चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है, जनता के द्वारा, जनता चुनती है, ठीक है। मुखिया के बाद इस ग्राम सभा का दूसरा हेड कौन होता है, उप मुखिया होता है। कौन होता है, उप मुखिया। उप मुखिया को कौन चुनता है, उप मुखिया को चुनता है जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी। यानी कि जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं, वो लोग किसको चुनता है, वो लोग उप मुखिया को चुनता है, ठीक है। और वार्ड सदस्य कहाँ होते हैं, वार्ड में होते हैं, गांव में वार्ड होते हैं, है ना, अलग अलग वार्ड। यानी कि एक पंचायत में लगभग कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 वार्ड भी होते हैं, और उसका कोई लिमिट नहीं है, 10 भी हो जाते हैं, है ना। तो एक वार्ड का जो सदस्य होता है, इनका वार्ड सदस्य का अगर चुनाव की बात करें तो इनको भी डायरेक्ट कौन चुनती है, जनता चुनती है। कौन चुनती है, जनता, इसको भी जनता चुनती है। अब यहाँ पे बात समझेंगे, ग्राम सभा का हेड कौन होता है, मुखिया। मुखिया का चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता चुनती है। सेकंड, ग्राम सभा का हेड कौन होता है, उप मुखिया। उप मुखिया को कौन चुनता है, इसको वार्ड सदस्य चुनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड सदस्य चुनता है, इसको लिख दिया जाए, वार्ड सदस्य चुनता है। अब कैसे इनको चुनता है, उप मुखिया को वार्ड सदस्य चुनता है, कैसे, अप्रत्यक्ष। यानी कि चुनाव का इनका जो प्रणाली है, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे चुनाव, इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि इनडायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट होता है यानी जनता के द्वारा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। देखिए जो जनता चुनेगी वो डायरेक्ट होगी, और जो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा वो इनडायरेक्ट होगा। यानी कि जनता के द्वारा जो चुना गया प्रत्याशी होता है, वह प्रत्याशी दोबारा किसी चुनाव में भाग लेना। यानी कि यहाँ जो चुनाव हुआ है जनता के द्वारा हुआ है वार्ड सदस्य का, यानी कि डायरेक्ट जनता ने चुना है इनको, और फिर यही चुने गए प्रत्याशी दोबारा किसी सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि दोबारा किसके, उप मुखिया के चुनाव में ये चुने गए व्यक्ति भाग ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये वोटिंग करेंगे उप मुखिया चुनने के लिए। जब ये उप मुखिया चुनने के लिए वोटिंग करेंगे तो इनका जो चुनाव का प्रणाली है वो कैसा कहलाएगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे। और देखिए ग्राम सभा से रिलेटेड और भी बातें हैं, उसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राम सभा का बैठक होता है, क्या होता है, बैठक होता है। यहाँ पे ऐसे मैंने लाइन घेर दिया, यहाँ से इधर को हम देखेंगे, ग्राम सभा का बैठक होता है,
बैठक होता है, तो इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता खुद मुखिया करेगा। ठीक है, मुखिया करेगा। अब देखिए, अध्यक्षता के समय जो गण पूर्ति होता है, यानी कि वहां पे कितने लोग मौजूद होंगे तो अध्यक्षता को चालू किया जाएगा। यानी कि गण पूर्ति की बात करें, कोरम जिसको बोलते हैं हम लोग, गण पूर्ति कोरम जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वह कितना होना चाहिए? 1/20। यानी कि अगर आपके ग्राम पंचायत में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसका 1/20 व्यक्ति वहां पे मौजूद होना चाहिए, तभी जा करके उस ग्राम सभा का सभा आरंभ होगा और उसकी अध्यक्षता मुखिया करेगा। यानी कि यहाँ से इसको काट दें तो 2×5 कितना हो गया? 10। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर 5 लोग भी इकट्ठा, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, 100 ही नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, तो कहने का मतलब अगर 100 लोग भी होंगे तो उसका 1/20 निकाला जाए, यानी कि कम से कम 5 लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे तो उसकी अध्यक्षता होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी, और उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? मुखिया करेंगे। ठीक है, ये चीज़ जान गए। और इसमें ग्राम सभा में और कुछ नहीं है, हम इनका चुनाव जान गए, जनता के द्वारा होता है, और इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, ये जो बैठक का जो समय होता है, ये बैठक कब कब होता है? ये जो बैठक होता है, 1 साल में टोटल 4 बैठक होते हैं। 1 साल में टोटल कितने हो गए? 4 बैठक। कैसे? 3-3 महीने के अंतराल पे, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीने, यानी कि टोटल 12 महीना 1 साल। यानी कि 1 साल में टोटल 4 बैठक होता है, किसका? ग्राम सभा का। क्लियर? आप समझ गए। अब देखिए, उप मुखिया का जो है कार्यभार, मुखिया का कार्यभार उप मुखिया भी संभालता है किसी स्थिति में, जब मुखिया का बीमार है, मृत्यु हो गया, तो उस तरीके से उप मुखिया काम को संभालेगा। कब तक? 6 महीने तक, वही सेम कंडीशन। फिर 6 महीने के अंदर तुरंत पुनः चुनाव करा करके और फिर मुखिया के पद को फिर से आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो ये जान गए। तो ग्राम सभा जान गए। अब ग्राम कचहरी की बात करते हैं। देखिए, ग्राम कचहरी में और कुछ नहीं होता है। ग्राम कचहरी की बात करें तो यहीं हम लिख देते हैं बी नंबर जो है यहाँ पे, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी के हेड होते हैं सरपंच। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। सरपंच का भी चुनाव डायरेक्ट होता है जनता के द्वारा। हमारे गांव में ये सभी किसके अंदर है? ये सब पंचायती राज के अंदर पड़ रहे हैं। यानी कि पंचायती राज में पहला क्या है? ग्राम पंचायत है, जो सबसे निम्न स्तर है, और इसके 2 शाखा हैं, ग्राम सभा और ग्राम कचहरी। तो ग्राम सभा को कौन देखता है? ग्राम सभा को मुखिया देखता है। वैसे हम देखा जाए तो ग्राम पंचायत में सबका हेड अगर देखा जाए तो मुखिया ही होता है, यानी कि ग्राम सभा वाला जो ब्रांच है वो हेड होता है। ठीक है, इसका सरपंच करता है। सरपंच का भी चुनाव अगर देखा जाए, इसकी चुनाव की बात की जाए तो ये भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जहां मैं जनता लिख रहा हूं, कहने का मतलब वहां पे डायरेक्ट चुनाव होता है। और जहां पे मैं जनता नहीं लिखा हूं, जैसे कि यहाँ पे जनता नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट जनता के द्वारा यहाँ वोटिंग नहीं हुआ है। जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी जो वार्ड सदस्य है उसने चुना है, तो उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग पंचायत समिति ब्लॉक स्तर का। ठीक है, इस तरीके से ये जो व्यवस्था है हर राज्य को मिला है। तो जो राज्य इसको इच्छुक हुआ अपने यहाँ इस चीज़ को लागू करने के लिए, ग्राम पंचायत को, वो लागू करेगा। इच्छुक नहीं होगी वहाँ की सरकारें, राज्य सरकार, तो वो नहीं करेंगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देख लिए 1 नंबर देख लिए आपका, 2 नंबर हम देखते हैं, फिर 3 नंबर बचा है जिला परिषद। तीनों का अलग अलग काम है और सबका जो है देखेंगे पंचायत समिति। अब 2 नंबर देखते हैं पंचायत समिति। क्या देखेंगे? पंचायत समिति। अब देखिए पंचायत समिति में क्या चीजें होती है। देखिए, पंचायत समिति के जो हेड होते हैं, हेड वो होते हैं कौन? प्रमुख। कौन होते हैं? प्रमुख। ठीक है, और देखिए
ये जो प्रमुख होते हैं वो पंचायत समिति के बैठक का अध्यक्षता करते हैं। पंचायत समिति का जब बैठक होगा, इसका जब बैठक होगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रमुख करेंगे। ठीक है। अब देखिए बात आती है कि ये जो समिति है कहाँ है? ब्लॉक लेवल की समिति है ना? ब्लॉक में ये बैठते हैं प्रमुख। अब देखिए इन प्रमुख का जो चुनाव है, इनका अगर चुनाव के बारे में बात किया जाए तो इनका भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से। वो कौन चुनता है? जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी, यानी कि एक बीडीसी नामक व्यक्ति होता है। बीडीसी का चुनाव होता है, आप गांव में सुने होंगे बीडीसी, है ना? तो ये क्या होता है? पंचायत समिति सदस्य होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग पंचायत समिति सदस्य। ये लोग मिलकर के किसको चुनता है? प्रमुख को चुनता है। यानी कि ये जो प्रमुख है इसको चुनता कौन है? बीडीसी चुनता है। ये लोग चुनते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यह प्रमुख के चुनाव में भाग लेता है। ठीक है। यह प्रमुख बीडीसी जो है प्रमुख के चुनाव में भाग लेता है। अब देखिए प्रमुख बीडीसी का चुनाव कैसे होता है, इसका बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीडीसी का जो चुनाव है, बीडीसी कैसे चुना जाता है? बीडीसी का जो चुनाव है ये कैसे कैसे होता है इनका चुनाव? ये डायरेक्ट जनता चुनती है। कैसे चुनती है? डायरेक्ट जनता इसको चुनती है, डायरेक्ट इलेक्शन से चुनती है। यानी कि डायरेक्ट जनता वोट करेगी तो बीडीसी आएंगे। बीडीसी जब चुन के आएंगे तो एक पंचायत में बीडीसी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बीडीसी होते हैं। तो वो बीडीसी क्या करेंगे कि वो मिल करके किनको चुनेंगे? प्रमुख को चुनेंगे। यानी कि प्रमुख का जो चुनाव होगा कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी जो बीडीसी है वही तो प्रमुख को चुनते हैं। तो पंचायत की समिति की अध्यक्षता यानी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रमुख करेंगे। ठीक है, तो ये इनका हो गया। अब यहाँ पे जिला परिषद देखते हैं, तीसरा जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद का भी चुनाव जो होता है वह डायरेक्ट जनता करती है, डायरेक्ट जनता चुनती है, जनता चुनती है। और यह जो है जिला परिषद के अंदर कम से कम 4 पंचायती ग्राम पंचायत आता है, ग्राम पंचायत आता है। कम से कम 4, यानी कि आप देखें तो एक जिला परिषद के अंदर 4 मुखिया इसके अंडर में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जिला परिषद का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होता है। और देखिए जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनका चुनाव पहले अप्रत्यक्ष होता था, अब डायरेक्ट होता है। जिला परिषद जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव पहले अप्रत्यक्ष होता था, लेकिन अब डायरेक्ट जनता चुनती है। अब कौन चुनती है? डायरेक्ट जनता चुनती है। पहले अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, अब डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। इसको आप लोग फिर से देख लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज के अभी के पेपरों में क्या हो रहा है कि मुखिया का जो है त्याग पत्र किसको देगा, जिला परिषद जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा, पंचायत समिति सदस्य किसको देगा, प्रमुख किसको देगा, इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो इसको मिटा करके फिर हम एक बार उस चीज़ को देखते हैं। इतनी चीज़ें आप पंचायती राज में बिहार स्पेशल के लिए कर लेंगे, काफ़ी है। हाँ, एक और चीज़ है इसमें छूट गया है। देखिए इसका जो विषय है पंचायती राज में, विषय कितने हैं? 29 विषय है, जिसमें वही 29 विषय में है स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, है ना? ये सब जो है स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, ये सभी चीज़ें जो है 29 विषय में है। यानी कि 29 विषय आपको याद रखना है। 29 विषय होते हैं, वो सब कौन कौन से होते हैं? सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, राशन, आपका ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका मनरेगा जो आता है इसी के तहत आता है ना?
तो ये सारे व्यवस्था जो है 29 विषय के तहत डाला गया है ग्राम पंचायत में, ताकि इन 29 विषयों के तहत ग्राम के जनता को जो है उसको अच्छा शिक्षा मिले, सड़क मिले, पानी मिले, बिजली मिले, शिक्षा मिले, खान पान की सुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अगर समय से नहीं मिलता है तो आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान जाइएगा। फिर अब देखते हैं कि कौन किसका त्याग पत्र कैसे होता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं मुखिया। मुखिया जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा, इस चीज़ की हम बात करें। मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये देगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। किसको देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। यानी कि हर जिला में पंचायती राज पदाधिकारी होता है, उसको अपना ये त्याग पत्र दे देगा। यहाँ पे लिख देते हैं त्याग पत्र। अगर इनकेस अपने पोस्ट से हटना है तो वो त्याग किसको देगा, ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए मुखिया तो दे ही रहा है, उप मुखिया भी इन्हीं को देगा। उप मुखिया की अगर बात आए कि अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो ये भी इन्हीं को देगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। अगर वार्ड सदस्य की बात है, वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये मुखिया को देगा। किसको देगा? मुखिया को देगा। वार्ड मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया। अब हम देखते हैं प्रमुख और उप प्रमुख का। तो प्रमुख जो है अनुमंडल पदाधिकारी को देता है। प्रमुख जो है अनुमंडल पदाधिकारी को देता है, यानी कि आपका अनुमंडल पदाधिकारी को देगा प्रमुख। और उप प्रमुख किसको देगा? उप प्रमुख अपना त्याग पत्र प्रमुख को देगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखते हैं जिला परिषद अध्यक्ष, उसके बाद जिला परिषद सदस्य को देखते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष ये डायरेक्ट किसको अपना त्याग पत्र देगा? डीएम साहब को देगा, जो जिले का दंडाधिकारी पदाधिकारी डीएम ही तो होते हैं। अब जिला परिषद सदस्य की बात करें, जिला परिषद अगर सदस्य की बात करें तो वो किसको देगा? जिला परिषद सदस्य जो होगा, वही जो जिला परिषद खुद है, वो किसको देगा? वो देगा आपको जिला परिषद अध्यक्ष को देगा, इसको देगा, ऊपर वाले को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, अब कौन बचता है? जिला परिषद अध्यक्ष परिषद हो गया। फिर एक आपका है सरपंच। हाँ, सरपंच जो है सरपंच भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जो कि आपके ग्राम कचहरी को चलाता है। तो ये भी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ये भी अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। तो ये अपना त्याग पत्र कौन किसको दे रहा है, इस चीज़ को याद रखना है। ये पेपर में आ जा रहा है आपका पंचायती राज से, जो कि इम्पोर्टेंट है। 29 विषय होता है। मुखिया जो है ग्राम सभा के जो है हेड होता है, और ग्राम कचहरी का हेड सरपंच होता है। ये चीज़ आप लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पंचायती राज में इतना जानना जरूरी है, और इतना हमें याद रखना है। इतना तो एटलीस्ट याद रखना ही। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग और बेहतर क्लास के साथ इसी तरीके कंसेप्ट के साथ आएंगे। तब तक आज के लिए हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।